हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एमपी वर्ग 2 जो आपकी चयन परीक्षा होने वाली है अगस्त के अंदर, तो उसी के लिए हम जो बायोलॉजी की क्लासेस आपको दे रहे थे उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है और क्लास नंबर 52 होगी। और इसमें हम मानव शरीर के तंत्र को स्टार्ट किया हुआ था तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मानव शरीर के जो तंत्र हैं लगभग 8 तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र। इस प्रकार से आपके टोटल 8 या 9 तंत्र होते हैं, जो बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है और यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमारी बायोलॉजी की 51 क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, और आप इनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है और यहाँ पर पूरी आपकी एनसीईआरटी के साथ साथ अदर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनको कवर किया गया है। और आप लोगों के ही कहने पर हमने केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हमने आपको पदार्थ के बारे में मतलब आपका जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है पदार्थ, तो पदार्थ क्या होता है, इसके बाद अणु परमाणु क्या होते हैं, ये टॉपिक हमारा चल रहा है, तो उसको भी आप अटेंड ज़रूर करते चलें। और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो बायोलॉजी में हमने पाचन तंत्र स्टार्ट किया हुआ था। सबसे पहले तो आप इससे पहले वाले लेक्चर रहेंगे उनको ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, तभी जा कर के आपको आगे चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो जो मानव शरीर के तंत्र होते हैं उसमें पाचन तंत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, इसकी बेसिक जानकारी आप इससे पहले वाले लेक्चर में देख लें। आज हम पढ़ेंगे जो संबद्ध पाचन ग्रंथियाँ होती हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब आप कहेंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो जिसने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे उसको समझ नहीं आएगा, तो आपसे यही कह सकते हैं कि आप पहले इससे पिछले वाले वीडियोस देख लें ताकि आप सब चीज़ों को कवर कर सकें। और ये बहुत ही लेंथी टॉपिक होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इनको हम छोड़ दें और बाकी आगे के टॉपिक कवर कर लें। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे आपके बायोलॉजी के लगभग सभी टॉपिक क्लियर होने को हैं। आपके कोशिका हो गया, ऊतक हो गया, फिर आपका जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें लगभग आधी से ज़्यादा बायोलॉजी आपकी उसी में कवर हो जाती। 5 जगत जो वर्गीकरण होता है उसमें आप डीप में पढ़ेंगे तो मोनेरा जगत, इसमें आप जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद आपका प्रोटिस्टा जगत आता है, फिर आपका कवक जगत आता है, फिर आपका पादप जगत, तो पूरा पादप आ जाता है उसमें। ठीक है, पादपों का अलग से वर्गीकरण होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा करके, आवृतबीजी, अनावृतबीजी। ठीक है, फिर इनका पूरा स्ट्रक्चर समझना होता है। फिर इसके बाद पादप में आपको जैसे जड़ क्या है, तना क्या है, इनके क्या कार्य होते, कौन से जड़ का उदाहरण है, कौन सी तने का उदाहरण है। इसके अलावा आपके जो है जड़ तना के बाद फल क्या होता, फूल क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता, परागण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जंतु जगत आता है, तो जंतु जगत में आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। तो पहले ही हमने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था वहाँ आपको बताया था कि जो आपकी बायोलॉजी है यहाँ आपको पूरे सजीव जगत का अध्ययन करना होता है। अब आपके सिलेबस में अभी वैसे तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो आप देखना, वहाँ आपको बायोलॉजी में एक टॉपिक मिल जाएगा सजीव जगत। तो सजीव मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं या जो पेड़ पौधे हैं वो सब जीवित हैं और इन्हीं का अध्ययन इसके अंतर्गत आपको करना होता है। ठीक, तो अभी आपके पास में टाइम है और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आपके पात्रता परीक्षा के बाद से ही कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप किस लेवल की तैयारी पर हैं। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। पहले इससे पहले वाली थोड़ी सी हम क्लास देख लेते हैं, वहाँ हमने आपको क्या करवाया हुआ था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको और पिछली क्लास पर लेकर चलते हैं ताकि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक, यहाँ देखिए क्लास जो हमारी 50 थी मानव शरीर के तंत्र, देखिए पाचन तंत्र स्टार्ट किया था। तो मनुष्य की जो आहार नाल होती है इसके कितने भाग होते हैं, तो 2 चीज़ें पढ़नी होती है। एक तो आहार नाल, आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं, तो सबसे पहले जो भोजन है वो मुख में जाता है। मुख में क्या क्या चीज़ होती है आपकी, तो मुख में जैसे आपकी लार हो गई। ठीक है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा मुख में और क्या होता है, जीभ होती है। ठीक है, जीभ होती है, तो जीभ का कौन सा भाग किस कार्य के लिए, मतलब कौन सा स्वाद बताता है। जीभ में जीभ कलिकाएँ पाई जाती हैं, तो जैसे आगे का भाग है मीठे का स्वाद देता है। सबसे
उससे पिछला भाग कड़वे का स्वाद देता है। इस तरीके से फिर क्या पाया जाता है, मुख में आपके दांत पाए जाते हैं। तो पूरे दांत की संरचना आपको पढ़नी है। दांत कितने प्रकार के, कृंतक क्या होते हैं, प्रीमोलर क्या होते हैं, मोलर क्या होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं। इसके अलावा दंत सूत्र समझना होता है। ठीक है, तो ये हमारे लेक्चर हो चुके हैं। इसके बाद आपका जो भोजन है मुख के माध्यम से, जब मुख की क्रिया पूर्ण होती है, भोजन को अच्छे से चबा लिया जाता है, दांतों के माध्यम से पीस लिया जाता है और लार ग्रंथियों के माध्यम से जो लार आकर मिल जाती है, फिर भोजन कहाँ पहुँचता है, तो मुख के बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ पहुँचेगा, आमाशय में पहुँचता है। फिर आमाशय हमने आपको बता दिया था कि आमाशय कहाँ पर स्थित होता है, इसमें कौन कौन से रस निकलते हैं, जठर रस क्या होता है, कौन से एंजाइम होते हैं, किसको किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आंत में आपको छोटी आंत और बड़ी आंत पढ़नी होती है, तो ये भी आपको अच्छे से बता दिया है। अब जो आपका भोजन का पाचन होता है वो कहाँ तक, मुख से शुरू होकर कहाँ तक चलता है, आपका छोटी आंत तक चलता है। ठीक है, तो ये हम कवर कर चुके थे। तो ये तो आहार नाल के भाग हैं। अब जो हमारा भोजन है उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो कितनी अवस्थाओं से गुजरती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अंतःग्रहण, भोजन को मुख में लेना अंतःग्रहण है। फिर भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग। तो एक एक करके हमने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रखी हैं। ये एंजाइम आपको मुख्य रूप से याद करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन सा एंजाइम किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है। तो एक बाद में आज देखेंगे, एक हम टेबल बना करके लाए हैं ताकि आप वहाँ पर एक साथ सारे एंजाइमों को देख पाएँ। ठीक, फिर हमने आमाशय आपको बताया था। आमाशय में जो जठर रस होता है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। भोजन यहाँ पर किस रूप में होता है, अम्लीय रूप में होता है। ठीक है, फिर आपका पक्वाशय आपको बताया, आंत बताई, छोटी आंत, इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो आपको बताया था। बड़ी आंत करवा दिया था, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर लिया था तंत्र के संबंध में, तो उसमें दूसरा जो आपका ऑप्शन होता वो होता है संबद्ध पाचन ग्रंथियाँ। तो जो पाचन कार्य में प्रमुख अंग भाग ले रहे हैं, जैसे आपका जो है लार, ठीक है, तो लार ग्रंथियाँ आपकी भाग लेंगी। तो ये जो पाचन में भाग लेने वाले प्रमुख अंग हैं वही आपकी संबद्ध पाचन ग्रंथियां कहलाती हैं। और ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होगी आपकी आंतरिक पाचक ग्रंथियां जो अंदर स्थित होंगी, और एक बाह्य पाचक ग्रंथियां। तो आंतरिक में कौन कौन से आ जाएगा, जैसे आमाशय की दीवार में जो जठर ग्रंथियां हैं, मतलब अंदर हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, एक श्लेष्म ग्रंथियाँ हो गई, एक ब्रूनर्स ग्रंथियाँ, तो ये आंतरिक ग्रंथियाँ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कौन सा एक आंतरिक पाचक ग्रंथि का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बस आपको समझ के सारी चीज़ें कवर करनी हैं। इसके बाद बाह्य पाचक ग्रंथियाँ जो हमें पढ़नी होती हैं। तो आहार नाल तो आपकी अंदर स्थित है, और आहार नाल की दीवार में जो ग्रंथियाँ होंगी वो आपकी आंतरिक होंगी। लेकिन इसको छोड़ दिया जाए तो वहाँ की शरीर के जो अन्य भाग हैं उसमें जो पाचक ग्रंथियाँ होंगी वो बाह्य पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। और बाह्य पाचक ग्रंथियों की संख्या कितनी है, 3 है, जो आपको पढ़ना है। एक तो लार ग्रंथि, सैलाइवरी ग्लैंड, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद दूसरा आपका आता है यकृत। दूसरी ग्रंथि कौन सी होती, यकृत। यकृत से आपका कौन सा रस निकलेगा, तो यकृत के बाद जो आपका पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। और तीसरी जो ग्रंथि होगी संबद्ध पाचन ग्रंथि में बाह्य पाचक ग्रंथियां हैं। एक तो हो गई आपकी लार ग्रंथियां, दूसरा हो गया यकृत, और तीसरा पढ़ना है आपको अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस। ठीक है, तो अग्नाशय भी हमें अभी पढ़ना है, क्योंकि अग्नाशय से भी आपका क्या है, एंजाइम निकलते हैं। फिर एक आप देखेंगे इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं। अब जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे आपका इंसुलिन का स्त्राव होता है। तो इंसुलिन अब जो होता है, यहाँ मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आज के सेशन को अब यहाँ से स्टार्ट करना है। जो संबद्ध पाचक ग्रंथियाँ हैं वो कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। तो बाह्य में कौन कौन सी पढ़नी है हमें, लार ग्रंथियाँ। मुख्य रूप से जो लार ग्रंथियाँ हैं वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमें पढ़ना होता है यकृत। तो थोड़ा सा हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में यकृत के बारे में बताया था, लेकिन पूरा नहीं कवर कर पाए थे, तो आज यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो यकृत है, लीवर है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपकी लीवर होती है, यकृत होती है। इसके बाद इसका वजन पूछ सकता है, तो आपको हर चीज़ का वजन याद रखना है कि छोटी आंत का कितना वजन होता है, लंबाई कितनी होती है, आमाशय कितना मतलब कितना लंबा होता है। ये चीज़ें यहाँ पर याद रखने की हैं, फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। इसका वजन कितना है, तो लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है, लगभग में है। ठीक है,
और यह कहाँ स्थित होता है, तो जो उदर गुहा होती एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है, ये आपको याद रखना है। और इसका रंग कैसा होता है, तो यह गहरा धूसर रंग का होता है। आप किसी भी ब्राउज़र में जाकर सर्च कर सकते हैं मानव शरीर का पाचन तंत्र, तो वहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देगा, ठीक है। यह एक गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में विभाजित होता है, मतलब एक गर्त यानी मोटी सी लाइन के माध्यम से यह 2 खंडों में विभाजित होता है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी थैली होती है, उसी को पित्ताशय कहते हैं। तो याद रखिए, पूछ सकता है पित्ताशय कहाँ स्थित होता है, तो यकृत में स्थित होता है। अब यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस पित्ताशय में ही संचित होता है। तो पूछ सकता है जैसे जठर रस कहाँ से स्रावित हो रहा, आमाशय, उसी तरह से आपका जो पित्तरस है वो कहाँ से, यकृत से। अभी आपसे पूछ लेगा अग्नाशयी रस कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से। तो याद रखिए कि पित्तरस जो है आपका कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। अब जो आपका यकृत है वो 2 भागों में बटा हुआ है, तो जो निचला भाग होता है नाशपाती के आकार का वही पित्ताशय है, और इसमें जो है यकृत के द्वारा जो स्रावित पित्तरस होता है वो कहाँ संचित रहता है, आपका कहाँ जमा रहता है, तो वो पित्ताशय में ही जमा रहता है। अब यह जो पित्त होता है आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। तो ये एंजाइम तो आपको रट लेने, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% यहाँ से आना ही है। तो पित्त जो है वो आंत, आपकी जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है, तो उसमें जो एंजाइम उपस्थित होते हैं उसकी क्रिया को तीव्र करने में मुख्य भूमिका निभाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त जो यकृत है यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो ये आपके जो हैं पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है ये आपके ऊर्जा प्रदायक पोषक तत्व होते हैं, और प्रोटीन आपकी टूटी फूटी कोशिकाओं की वृद्धि मरम्मत का कार्य करता है। तो इसके उपापचय में भी आपका जो है पित्त जो यकृत है ये मुख्य रूप से भाग लेता है, और शरीर में उत्पन्न जीव विष जो होते हैं उनको प्रभावहीन कर देता है और उससे हमारी रक्षा करता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में भी भाग लेता है, और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैली जो अमोनिया है उसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो ये भी याद रखिए, यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, और कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन के निर्माण और संचय करता है। अब जो भोजन होता है उसमें वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे इसका उत्पादन आपके यकृत से ही होता है, और यह किस लिए उपयोगी है, तो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। यदि किसी को कहीं चोट लग जाती और रक्त बहता ही जा रहा, रुकने का नाम ही नहीं लेता, तो मान के चलना कि वहाँ पर फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन नहीं है, और यदि ये उपस्थित होगी तो रक्त कुछ समय बहने के बाद वहाँ थक्का बन जाता है। किस कारण से, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन के कारण, और यह इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, याद रखेंगे, ठीक। अब एक होती है हेपेरिन नामक प्रोटीन, इसका उत्पादन भी कहाँ से होता है, यकृत से होता है, और यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो शरीर के अंदर जो रक्त है वो तो जम ही जाना चाहिए, लेकिन एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन कहाँ से उत्पादित होती है, यकृत से। इस कारण से शरीर के अंदर जो है रक्त जम नहीं पाता है, तो याद रखेंगे, ठीक। देखिए, अब मृत जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। इनकी मृत्यु जो होती नष्ट होती हैं यकृत के द्वारा ही होती हैं। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, जिसे आयरन कहते हैं, तांबा और विटामिन को भी संचित करके रखता है। नेक्स्ट है, शरीर के ताप को बनाए रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और भोजन में यदि किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है तो उसकी जांच भी कहाँ से की जाती है, यकृत के माध्यम से ही कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को भोजन में जहर दे करके मारा गया है। तो इतनी फैक्ट याद रखेंगे। अब देखिए, जो पित्ताशय है, गैल ब्लेंडर है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली, आपका जो यकृत है 2 भागों में बटा है, तो जो निचला भाग है वो नाशपाती के आकार की थैली होती है, वही पित्ताशय है। और यकृत से जो पित्तरस निकलता है वो कहाँ संचित होता है, आपके पित्ताशय में ही संचित होता है। अब जो पित्त नलिका है वो कहाँ जुड़ी है, यकृत से जुड़ी है। तो यकृत में जो पित्त बनता है वो इस नलिका के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है, आपके पित्ताशय या पक्वाशय में। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्रिया से होता, रिफ्लेक्स एक्शन से होता है। अब देखिए, जो पित्त बनता है यकृत में, पित्त बनता है ना, तो पित्त नलिका के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है, आपके पित्ताशय में। तो अब जो पित्त है इसका जो है
संगठन पूछ सकते हैं आपसे कि पित्त का रंग कैसा होता है, तो पीले हरे रंग का होता है। कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। अब अम्ल क्षार क्या होते हैं ये हम केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस याद रखेंगे कि जो पित्त होता है क्षारीय क्या होते हैं, जिसका मान 7 से अधिक होता है, ठीक है, pH मान, और 7 से कम होता है तो वो क्या होते हैं, आपके अम्लीय होते हैं। और यदि अम्लीय क्षारीय और एक होता है उदासीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए जो पित्त है वो कैसे रंग का है, जैसे आपका जो आमाशय तक जो आपका भोजन था वो अम्लीय था, ठीक है। वहाँ पर जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो उसके भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता था, ठीक है। यहाँ पर जो पित्त है यकृत में तो पीले हरे रंग का है और कैसा है, क्षारीय द्रव्य है। द्रव्य मतलब द्रव्य क्या होता है, एक पदार्थ है, ठीक है। इसका pH मान कितना होता है, याद रखेंगे 7.7 इसका pH मान होता है। फिर इसमें जो पित्त होता है इसमें 85% आपका जल है, ये मुख्य रूप से याद रखना, ठीक है। 12% पित्त वर्णक है, 0.7% पित्त लवण, 0.28% कोलेस्ट्रॉल आदि होता है। तो मुख्य रूप से आपको ये 2 चीज़ तो याद रखनी है कि जो यकृत में पित्त बनता है उसमें कितना % जल, कितना % पित्त वर्ण है, ठीक है। और किस रंग का है, कौन सी इसकी प्रवृत्ति है, क्षारीय है या अम्लीय है, pH मान कितना है, ठीक। अभी आप अग्नाशयी रस पढ़ेंगे, उसको भी याद रखना है। जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको भी याद रखना है। अब पेट में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। पेट जो होता है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, इसकी यहाँ पेट नहीं होगा, यहाँ पित्त होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, यहाँ देखिए पित्त होगा। तो पित्त में एंजाइम नहीं होता है, इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। और जो भोजन आपका आमाशय के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता, कायम, ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो प्रकृति कैसी इसकी, क्षारीय है। और यह कायम की चर्बी को जल के साथ मिलाकर एमल्सन बनाने में मदद करता है। तो मूल रूप से याद रखेंगे कि जो पित्त है इसमें कोई एंजाइम नहीं है। जिस तरह से आपने जठर रस वहाँ रेनिन पढ़ा, पेप्सिन पढ़ा, एमाइलेज पढ़ा, एंजाइम होते, लेकिन इसमें नहीं है। अब देखिए मनुष्य में प्रतिदिन कितना लीटर पित्त बनता है, तो 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। पित्त भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं शरीर के अंदर उसको नष्ट करने में सहायता करता है। पित्त में उपस्थित जो अकार्बनिक लवण है, अकार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं है, तो पित्त में उपस्थित अकार्बनिक लवण आमाशय से आए भोजन के माध्यम क्षारीय कर देता। तो आपने अभी तक पढ़ा था कि जो आपका आमाशय है यहाँ पर भोजन किस रूप में होता है, अम्लीय रूप में। लेकिन जैसे ही यह आगे बढ़ता है और आपकी यकृत में आता है तो यहाँ पर जो भोजन का माध्यम है, इस पित्त में जो अकार्बनिक लवण है वो किस रूप में बदल देते हैं, तो अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देते हैं। और फिर यहीं पर अग्नाशय रस क्रिया कर सकता है आगे, ठीक है। अब पित्त जो है आंत में क्रमानुकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचक रस अच्छे से मिल जाता है। पित्त अनेक उत्सर्जी और विषैला पदार्थ तथा धातुओं के उत्सर्जन का भी कार्य करता है। वसा के अवशोषण में सहायक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप याद रखिए हाईलाइट करके, ठीक है। यदि यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दें तो रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में बिलिरुबिन फैल जाता है और इसे ही पीलिया कहते हैं, ज्वाइंटिस कहते हैं। तो पीलिया किस कारण से होता है, तो यही जो यकृत है, जो रुधिर कोशिकाएं हैं, इससे यदि बिलिरुबिन क्या लेता है, इससे बिलिरुबिन लेता है और पित्तरस बनता है, ठीक है। तो यदि यही यकृत जो है आपका रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देगा तो संपूर्ण शरीर में ये बिलिरुबिन फैल जाएगा और फिर इसी को हम क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी दूसरी संबद्ध पाचक ग्रंथि। पहली थी लार ग्रंथियाँ और ये बाह्य पाचक ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, लार ग्रंथि। और दूसरा हो गया आपका यकृत, यकृत से निकलने वाला पित्तरस, पित्तरस का संगठन आपको बता दिया, ठीक। पित्तरस के क्या कार्य हैं, pH मान कितना है, इसका संगठन क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे अग्नाशय, जो कि आपकी तीसरी बाह्य पाचक ग्रंथि होगी। पैंक्रियास क्या कहलाता है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमने पढ़ा क्या है, यकृत है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपकी अग्नाशय है, पैंक्रियास है, ठीक है। यह एक साथ अंतःस्रावी नलिका विहीन और बहिस्रावी यानी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि नलिकाहीन, अर्थात इसमें नलिका नहीं होती, एंडोक्राइन, और एक होती है एक्सोक्राइन नलिका युक्त, जिसे बहिस्रावी ग्रंथि कहेंगे। तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो दोनों प्रकार की है, अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, ठीक है।
यह कहाँ स्थित है? तो देखिए आपने छोटी आंत पढ़ा था किस आकार की होती? यू आकार की। तो जो छोटी आंत के यू आकार वाला भाग है उसमें आपका ये स्थित होता है अग्नाशय, और यह आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी के घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि, ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की ग्रंथि है, ये याद रखेंगे। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशयी वाहिनी बनाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अग्नाशयी वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी जो है, पित्त कहाँ से निकलता है आपके? पित्ताशय से, पित्ताशय में आकर के गिरता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से। तो आपकी अग्नाशय से जो बड़ी वाहिनी बनती है अग्नाशयी वाहिनी, और पित्त से बनी पित्त वाहिनी, ये दोनों मिलकर एक बड़ी नलिका बनाते हैं। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा कहाँ खुलती है? ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशय एक प्रकार का क्लोम रस स्रावित करता है, और यही क्लोम रस नलिका के माध्यम से पक्वाशय में आता है। अग्नाशय का एक भाग लेगर-हैंस की द्वीपिका कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, लेगर-हैंस की द्वीपिका कहाँ स्थित होती है या कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन देगा यकृत में, छोटी आंत में, अग्नाशय में। तो याद रखेंगे अग्नाशय में, ठीक है। अभी लेगर-हैंस की द्वीपिका है क्या? देखिए, इजलेट्स ऑफ लेगर-हैंस, तो यह अग्नाशय का ही एक भाग होता है, और इसकी खोज पूछेगा तो याद रखेंगे लेगर-हैंस ने अपने नाम पर ही खोज की थी। तो लेगर-हैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने इसकी खोज की थी। और इसके बीटा कोशिकाओं से, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो आपकी होती हैं बीटा कोशिकाएं, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे बीटा कोशिकाएं, एक होंगी एल्फा कोशिकाएं और एक होंगी आपकी गामा कोशिकाएं। तो जो बीटा कोशिकाएं हैं उससे इंसुलिन निकलता है, एल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन, और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलते हैं। ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट IMP। नेक्स्ट है इंसुलिन जो निकल रहा है किस कोशिका से? बीटा। यही क्वेश्चन पूछता है इंसुलिन वाला, ठीक है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। अब जो इंसुलिन है, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसमें कितनी शर्करा की मात्रा है, कम है या ज़्यादा है, इसका निर्धारण कौन करता है? यही इंसुलिन करता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से हो रहा है? तो बीटा कोशिका से हो रहा है। अब यदि यही इंसुलिन जो है ये किसका? शर्करा का निर्धारण करता है हमारे रक्त में। यदि शर्करा की मात्रा मतलब अधिक हो जाती है, मतलब इंसुलिन के अल्प स्राव से, मतलब कम होती है, ठीक है, यदि कम स्रावित होता है तो इसी से एक रोग हो जाता है जिसे मधुमेह, डायबिटीज कहते हैं। और यदि अधिक हो जाता है तो उससे भी एक रोग हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया उसको कहेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये इंसुलिन देख लेते हैं। यह अग्नाशय के एक भाग लेगर-हैंस की द्वीपिका की बीटा सेल्स से स्रावित होता है। इसकी खोज किसने की थी इंसुलिन की? तो याद रखेंगे फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने 1821 ईस्वी में की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1922 ईस्वी में पहली बार लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। तो पूछ सकता पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन किसको दिया गया? तो लियोनार्ड थॉमसन। कहाँ पर? तो कनाडा में। कब? तो 1922 में, ठीक है। अब यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्राव यानी कम मात्रा में यदि निकलता है तो इससे मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है, और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना मधुमेह कहलाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन के अतिस्रावण, यानी यदि बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होता है तो रोग हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है। अब जो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस, इसका आपको संगठन याद रखना है। तो अग्नाशयी कोशिकाओं से स्रावित होगा। जिस तरह से यकृत से पित्तरस स्रावित हो रहा था उसी तरह अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होगा। इसमें 98% जल रहेगा, 2% भाग में लवण और एंजाइम होंगे। यह क्षारीय द्रव्य होता है। इसका pH मान 7.5 से 8.3 होगा। इसमें 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ जो आपके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसको पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, तो तीनों को ये पचा सकता है, ऐसे इसमें एंजाइम है। तो इसी कारण से इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो पूछ लेगा पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो पैंक्रियाटिक जूस अग्नाशयी रस को। क्यों? क्योंकि यह तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एंजाइम अपने पास रखता है। इसमें 5 एंजाइम होते हैं। एक तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज और माल्टोज, ठीक है। एंजाइम मूलतः जो हैं वो प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन पूछता है एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते, वसा होते हैं या कार्बोहाइड्रेट? तो याद रखेंगे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अब देखिए
अभी तक जितनी हमने ग्रंथियाँ पढ़ी उससे कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ग्रंथियों से स्रावित रस एंजाइम भोज्य पदार्थ को कहाँ पर बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है आपकी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, एक तो टाइलिन एंजाइम, एक माल्टेज एंजाइम। अब जो टाइलिन एंजाइम है यह भोजन में उपस्थित मंड को किस में बदल देगा प्रतिक्रिया के बाद। तो टाइलिन एंजाइम कहाँ है, एक तो ये याद रखना है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पाया जाता है। तो टाइलिन और माल्टेज किसी ट्रक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लार में टाइलिन और माल्टेज। अब जो टाइलिन है, टाइलिन एंजाइम ऐसा है जो भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। फिर जो माल्टेज एंजाइम है यह माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, फिर है आपका आमाशय। यहाँ पर जठर रस होता है। जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन। अब जो पेप्सिन है यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देगा, और रेनिन जो है यह दूध में घुलनशील कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में। नेक्स्ट है अग्नाशय। अग्नाशय में तीन प्रकार के एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में, एमाइलेज भोजन में उपस्थित मंड को घुलनशील शर्करा में बदलेगा, और लाइपेज वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट है छोटी आंत। इसमें आपके 5 प्रकार के एंजाइम हैं। एरेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, माल्टेज माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलेगा, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलेगा, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में, और लाइपेज वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमारा पाचन तंत्र होता है समाप्त। इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी थी। यदि आप इसको भूल जाते हैं तो पुनः से क्लास में ज़रूर देख लें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब आप पाचन तंत्र यदि आपका कवर हो चुका है तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर लगाइए, क्वेश्चन जरूर लगाएं। ठीक है, अगले सेशन में या तो हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे या फिर आपका श्वसन तंत्र स्टार्ट करेंगे, और केमिस्ट्री की क्लास को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। यदि यहाँ पर आपका कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।